जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश को हम सॉल्व करेंगे। इसका फुल डिटेल जो है इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम इसके पार्ट्स को डालें अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस पूरे चैप्टर को इसी तरीके से जितने भी 10th क्लास सिलेबस हैं उन सभी को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको प्रकाश चैप्टर है तो आपको पहला पॉइंट ही मिलता है प्रकाश का डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप लोगों को पता है कि जब आप प्रकाश सूरज की रोशनी के सामने रहते हैं तो उससे ऊर्जा महसूस होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो, रोशनी ना हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। अभी ये सब जो आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं तो यहाँ पर रोशनी है, इसी वजह से आप देख पा रहे हैं। तो प्रकाश नहीं होने से हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसी को आपको लिखना है। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स है प्रकाश के बारे में ही लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसको आप पता कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन यहाँ पे मैं प्रकाश के सामने रखा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इधर बन रहा है इसका छाया। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा से चलती तो ये छाया इसका बनता नहीं, क्योंकि प्रकाश इधर से जाके घूम के भी यहाँ पे गिर सकता था। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है जिस वजह से छाया बनती है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट मिलता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इस दुनिया में जितने भी माध्यम हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश की चाल किसी चीज़ में होती है तो वो निर्वात है। अब बात यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निर्वात में प्रकाश चल सकता है या फिर चलता है। अब यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला है प्रकाश के गमन के लिए मतलब चलने के लिए क्या किसी चीज़ या फिर किसी माध्यम की आवश्यकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, अंतरिक्ष में ले लीजिए। अंतरिक्ष में आप लोगों को पता है कि पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है, फिर भी सूरज से रोशनी निकलकर पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो प्रकाश परावर्तित होकर मतलब लौट कर, टकरा के लौटना ही परावर्तित कहलाता है, तो हमारे आँखों तक पहुँचती है जिससे हमें वह वस्तु दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये ढक्कन है, इस ढक्कन में यहाँ से रोशनी गया, इससे टकराया, फिर आँखों तक पहुँचता है जिस वजह से हम देख पाते हैं। तो ये अब हम किरण समझते हैं जिसको इंग्लिश में रे कहा जाता है। इसका डेफिनेशन काफ़ी सिंपल और एक लाइन में लिखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। पथ का अर्थ होता है रास्ता, मतलब प्रकाश के चलने के रास्ते को किरण कहते हैं। आप लोग जब सूरज को या फिर किसी भी बल्ब को एक आंख बंद करके देखेंगे तो कुछ लाइन आपको चलते हुए दिखाई देंगे, लाइनें उस चीज़ से निकलते हुए। सूरज को एक आंख बंद करके देखेंगे तो सूरज से कुछ लाइनें आपको निकलते हुए दिखेंगी। बल्ब को देखेंगे तो बल्ब से कुछ लाइनें निकलते हुए दिखेंगी। उन्हीं को किरण किरण कहा जाता है, उनमें से एक को, और पूरे एक को, पूरे झुंड को कहा जाता है किरण पुंज। तो अब अगला पॉइंट आता है किरण पुंज। देखिए अनेक किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जब आप सूरज को या फिर बल्ब को एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको केवल एक किरण नहीं दिखेगा, बहुत सारी किरणें एक साथ दिखेंगी, तो उन्हीं को कहा जाता है किरण पुंज। अब बारी आती है किरण पुंज के प्रकारों की। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो अब आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, समांतर किरण पुंज। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, वह किरण पुंज जिसके सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो किरणें हैं समांतर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। अब बारी आता है अभिसारी किरण पुंज का। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, वह किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर किरणें एक जगह पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तीर का निशान आप देख पा रहे होंगे, इधर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो एक जगह पर मिल रहा है, तो वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक जगह पर मिलता हुआ मालूम पड़े उसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। अब किरणपुंज के तीसरा प्रकार अपसारी किरणपुंज समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वह किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस बिंदु से निकल रहे हैं सभी किरणें और अलग अलग दिशाओं में फैल रहे हैं, तो इसे अपसारी किरणपुंज कहेंगे। आप लोग टॉर्च देखे होंगे, जब आप टॉर्च ऑन करते हैं तो किरणें टॉर्च से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं, इस प्रकार से तो टॉर्च भी एक अपसारी किरणपुंज का ही उदाहरण है। अब आप आगे के 2 पॉइंट देख सकते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। काफ़ी सिंपल पॉइंट्स हैं और काफ़ी सिंपल चीज़ है। देखिए, आत्मदीप्त पदार्थ उन वस्तुओं को कहा जाएगा, उन पदार्थों को कहा जाएगा जिनसे एक रोशनी निकलती है, जिनसे प्रकाश निकलती है, उन्हें आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वे पदार्थ जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, जुगनू, मोमबत्ती, इन चीज़ों से रोशनी निकलती है, इन्हीं को आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं उनको आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। अब बारी आता है अदीप्त पदार्थ के बारे में। देखिए, वे पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी से प्रकाश नहीं निकलती है, पत्थर से भी नहीं निकलती है, ईंट से भी नहीं निकलती है, इसी तरीके से जितने भी चीज़ें हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है उन्हें कहते हैं अदीप्त पदार्थ। अब आप लोग वीडियो को रोक कर पहले ये बताइए कि चांद आत्मदीप्त पदार्थ है या अदीप्त पदार्थ? फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि चांद का खुद का रोशनी नहीं होता, वो सूरज के रोशनी से ही चमकता है। तो जो पदार्थ दूसरों के रोशनी से चमकती है वो आत्मदीप्त पदार्थ नहीं हो सकती है, वो अदीप्त पदार्थ है। मतलब चांद एक अदीप्त पदार्थ है। अब अगला और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से हमारी आँखों तक पहुँचती है उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि यह कलम है, इस कलम से प्रकाश टकरा कर जो हमारी आँखों तक पहुँचता है, तो ये जो माध्यम है, एरिया है, जगह है, इसी को कहा जाता है प्रकाशीय क्षेत्र। अब अगला पॉइंट देख सकते हैं, प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक है समांगी माध्यम, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच, इसी तरीके से और भी पदार्थ हैं समांगी माध्यम के उदाहरण। अब हम जल्दी जल्दी विषमांगी माध्यम समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। यहाँ पे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे ठंडी और गर्म जल का मिश्रण, ठंडा और गर्म जल को मिला देंगे तो वह विषमांगी माध्यम होगा, उसका गुण और बनावट समान नहीं होगी। अब अगला पॉइंट समझते हैं, प्रकाशीय दृष्टि से पदार्थों के प्रकार। देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रकार है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। अब ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब वैसे कौन से पदार्थ हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाते हैं उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हवा, हवा एक पारदर्शी पदार्थ है, हवा। उसके बाद आपका पानी, पानी भी एक पारदर्शी पदार्थ है, पानी की से भी आर पार प्रकाश हो सकती है। इसी तरीके से कांच, आपको पता है कांच भी पारदर्शी पदार्थ है। अब फटाफट से अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपारदर्शी पदार्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं। जैसे कि लकड़ी से प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, पत्थर से भी आर पार नहीं हो सकती है, मिट्टी से भी नहीं हो सकती है। तो जिन चीज़ों से प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब अगला है पारभासी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार हो पाता है और कुछ मात्रा में नहीं हो पाता है उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका उदाहरण में तेल लगा कागज, तेल लगा कागज को आप देखेंगे अगर कागज,
तो तेल लगा कागज से प्रकाश कुछ मात्रा में जा पाता है, कुछ मात्रा में नहीं जा पाता है, तो वो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण। अब जब हम लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ समझ चुके हैं, तो छाया जिसे शैडो कहा जाता है इंग्लिश में, इसे समझना जरूरी है। वैसे आप लोग छाया किसे कहते हैं ये जानते हैं, बट आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो किस तरीके से लिखना है ये जानना जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश के चलने के पथ पर, मतलब रास्ते पर, जब किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है, किसी ऐसे वस्तु को रख दिया जाता है जिसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, जैसे किससे कलम, मेरा हाथ से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, जिस वजह से यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, तो उसी को कहते हैं छाया। तो उसको पार नहीं कर पाने के कारण एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को छाया कहते हैं। अब आप लोग समझ गए हैं कि किसे छाया कहते हैं। आपका भी, आपके शरीर का भी छाया बनता है, किसी भी चीज का भी छाया बनता है जो अपारदर्शी होता है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। जब अगला पार्ट आएगा, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब जाके आप चेक करके देख सकते हैं, अगर आप 5 दिन 1 हफ्ता के बाद देखेंगे तो। लेकिन अगर आप वीडियो अपलोड करने के 3-4 दिन पहले ही देख लेते हैं तो शायद ना मिले। तो अंत में कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।